हेलो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने अपना रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी बेसिस में हमने समझा था कि एक एटम होता है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। अब उसकी कुछ डिमेरिट्स थी उनके मॉडल की, जिसको डिस्कार्डेड करते हुए एक नई मॉडल आया, नई एटॉमिक थ्योरी आई, जिसको हम कहते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था नील्स बोहर ने, और नील्स बोहर ने जब अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया तो ये जो थ्योरी थी ये बेस्ड थी किस पे? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, या फिर ये बोल सकते हैं कि किस पर बेस्ड है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी आई थी, उस पर बेस्ड है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो कोई भी पर्टिकुलर किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक डेफिनेट एनर्जी होती है जो क्वांटा के फॉर्म में होती है। इसी को हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में कहा था, और इसके लिए उन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू दी थी, जिसको हम प्लैंक कांस्टेंट कहेंगे। इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। तो हम क्या कहेंगे, ये सिर्फ किसकी एक्सप्लेनेशन करता है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की ही एक्सप्लेनेशन करता है। लेकिन ये उसकी डिमेरिट्स में आएगी, उसको हम तब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं इसके कुछ पोस्टुलेट को। तो अब जब आया था बोहर का एटॉमिक मॉडल, तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी जो एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से वृत्ताकार पथ होते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, कुछ वृत्ताकार मार्ग होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षकों में गति करते हैं, जिन्हें क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ वृत्ताकार कक्षकों में गति करते हैं। इस तरीके के सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। इन वृत्ताकार कक्षकों को इन्होंने क्या कहा था? ऑर्बिट। इसको क्या कहा था इन्होंने? कक्ष। इस चीज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल गई थी, किससे? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। इन्होंने इसको नाम दिया था सेल या कोष। कोष भी इसी को कहते हैं। इन्होंने इनको कहा था, इन्हीं कक्ष को क्या कहा था इन्होंने? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर। इन्हीं को इन्होंने क्या कहा था? ऊर्जा स्तर। तो बोहर ने क्या कहा था कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षकों में घूमते हैं, जिनमें एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा होती है। उन कक्षकों को उन वृत्ताकार पथों को हम क्या कहते हैं? सेल या ऑर्बिट कहते हैं। और इनके लिए कुछ एनर्जी की निश्चित वैल्यू होती है, इसलिए इनको क्या बोला हमने? एनर्जी लेवल, जिसको डिनोट क्या करते हैं? जैसे के एल एम एन, जिसके लिए के एल एम एन जो वैल्यू होगी इसके लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से इनके मान हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो इन्होंने कहा था। दूसरा इन्होंने इसमें क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षकों में घूमता है तो उन निश्चित कक्षकों में घूमते टाइम या ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है, ना ही ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। मतलब इसकी जो कुल एनर्जी होती है कांस्टेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट तो इन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उन कक्षकों इन्होंने क्या कहा? उस पथ को, वृत्ताकार पथ को ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल, इन्होंने इसको कह दिया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उस टाइम उन निश्चित कक्षकों में घूमते टाइम किसी पर्टिकुलर एक कक्षक की बात करें, ऑर्बिट बोलेंगे हम। अभी कक्षक जो ऑर्बिटल होगा उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिली हमें, हम सिर्फ बात करेंगे इन सर्कुलर ऑर्बिट ही। तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन घूमता है किसी पर्टिकुलर सेल में तो उस टाइम ना तो एनर्जी गेन करता है ना ही वो लॉस करता है। इसका मतलब जो एनर्जी होती है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन की, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन
जब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से, अब एनर्जी लेवल है जिसकी एक निश्चित ऊर्जा है, जब एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर रहा है अंदर की ओर या फिर इलेक्ट्रॉन कर रहा है बाहर की ओर, तो इन्होंने क्या कहा, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा को अवशोषित या उसको उत्सर्जित करता है। अवशोषित और उत्सर्जित का मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की ओर आ रहा है, जंप कर रहा है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, लोअर एनर्जी से हायर मतलब यदि 2 से 4 में जा रहा है तो उस टाइम क्या करेगा, अवशोषित करेगा एनर्जी का, तब वो बाहर की ओर जाएगा। लेकिन जब वो हायर लेवल से लोअर में आ रहा तो उस टाइम वो एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, इमिट करेगा। तो उस टाइम जो ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होगी, इस ऊर्जा का जो अवशोषण होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करता है वन एनर्जी लेवल टू अनदर, है ना, जब वन एनर्जी लेवल टू अनदर लेवल में जाएगा तो वह कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट करेगा, एनर्जी को अवशोषित और इमिटेड उत्सर्जित करता है। ठीक है, जो ऊर्जा किसके रूप में होती है, ये इंपोर्टेंट था, ये ऊर्जा होती है फोटोन के रूप में। फोटोन मतलब लाइट के जो फोटोन होते हैं, है ना, उसके बराबर होती है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो हम कहते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। और जब ये हटता है इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो E इज इक्वल टू एच न्यू हो जाता है, एच क्या आपका, इसी को हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको, प्लांक कांस्टेंट, हम इसको कहते हैं फ्रेंड दोस्तों। और न्यू जो है ये होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन, सेकंड पॉइंट क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूमता है, निश्चित ऑर्बिट में घूमता है, तो ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है ना ही उत्सर्जित करता है, इसका मतलब उसकी कुल ऊर्जा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, लेकिन जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो वह ऊर्जा को या तो अवशोषित करता है या फिर उत्सर्जित करता है। जो अवशोषित ऊर्जा उसके फोटोन के बराबर, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन, ऊर्जा का यह अवशोषण और उत्सर्जन ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, एनर्जी कुछ बंडल होते हैं, क्या बोला कि जो एनर्जी के बंडल होते हैं, एनर्जी पैकेट होते हैं, मतलब एक फिक्स एनर्जी जिसकी होती है, उन्हीं एनर्जी बंडलों को इन्होंने क्या कहा था, फोटोन, जिसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, न्यू के इक्वल, जिसको हमने कहा E इज इक्वल टू एच न्यू कहते हैं इसमें। ठीक है, अब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो E टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E होना जाएगा। तो हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं इसमें, डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू आ जाएगा, एच न्यू के इक्वल होती है ना। तो एनर्जी बंडलों के रूप में होती है, जिसमें फोटोन का था, जो ऊर्जा का अवशोषण करता कोई भी इलेक्ट्रॉन। एक और पॉइंट क्या कहते थे अपने कॉन्सेप्ट में कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसके लिए कोणीय संवेग क्या बोला इसने, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट इन विच, इलेक्ट्रॉन उन वृत्ताकार कक्षकों में घूमता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, NH/2π का मल्टीपल होल नंबर होता है। क्या कहा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या करेगा, दोज सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन वृत्ताकार कक्षों में घूमता है, इन विच एंगुलर मोमेंटम, जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, एंगुलर वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of NH/2π
2 पाई। अब क्या कहा इन्होंने, फिर से समझना, इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन वृत्ताकार कक्षकों में उन वृत्ताकार कक्षों में ही उन ऑर्बिटल में ही घूमेगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, जिसके लिए कोणीय संवेग का मान क्या होता है, NH/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। जिसके लिए क्या होगा, जिसके लिए इन्होंने क्या कहा था, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग कहते हैं इसको, कोणीय संवेग जो होगा, और कोणीय संवेग को हम क्या कहते हैं, MVR। कोणीय संवेग का मान जो होगा किसके इक्वल होना चाहिए, NH/2 पाई का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना, पूर्णांक गुणज होना चाहिए, इसका पूर्णांक गुणज होना चाहिए, तभी उन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जब उसके लिए इसका पूर्णांक गुणज मान होगा। ठीक है, ये तो हमें इससे समझ में आया। जिसके लिए अभी H R क्या है, 2 पाई, NH/2 पाई, H जिसमें क्या है, H आपका प्लांक कांस्टेंट है, तो जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये ध्यान रखना, ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कई बार पूछी जाती है कि प्लांक कांस्टेंट का मान होता कितना है, तो इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये होती प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी होती है। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या, तो कौन से सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करके, पाई क्या कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी 3.14 होता है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमें उसकी वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगी। तो ये जो मान होता है हमेशा पूर्णांक गुणा जो मान होगा, जब क्या होगा n = 1 होगा तो उस टाइम H/2 पाई आएगा। यदि n = 2 हो रहा तो उस टाइम 2H/2 पाई। इस तरीके से इसकी वैल्यू आगे आती रहेगी, लेकिन ये कभी भी पॉइंट भी नहीं होगा इसका मान। ठीक है, ये तो इन्होंने इसमें कहा। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं इसमें, इस कॉन्सेप्ट में, कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उस पे 2 फोर्स कार्य करते हैं। इस पॉइंट को इसी में समझना, मैंने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, रिवॉल्व करता है इसमें, तो इस पर 2 बल कार्य करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 फोर्स वर्क करते हैं, एंड दीज 2 फोर्स आर इक्वल बट अपोजिट। इस पर 2 बल कार्य करते हैं। एक क्या करता है, जो नाभिक में अंदर की ओर लगता है ना, इस तरीके से 2 फोर्स वर्क करते हैं, जिसमें हमने क्या कहा, एक फोर्स जो होता जो अंदर की ओर लगता है और एक बाहर की ओर लगता है। तो इसने क्या कहा था, when electron revolve around the nucleus in circular orbit, in this condition 2 force acting on it, उस समय इस पर 2 बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट होते हैं। ये इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो एक बल तो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर लगाता है, जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और एक उसी टाइम क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, एक फोर्स उस टाइम बाहर की ओर लगता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। इसको हमने क्या कहा, अपकेंद्रीय बल। और ये दोनों बल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर लेकिन अपोजिट होते हैं। इसीलिए जब एक दूसरे के बराबर होते हैं उस समय, इसलिए इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षकों में ही घूमता है। तो जो क्या होते हैं अभिकेंद्रीय बल, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहा इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों की वैल्यू जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू तो ZE²/R है ना, और इसकी वैल्यू होती है MB²/R, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अपोजिट, इक्वल बट अपोजिट होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षकों में ही घूमता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगा, इसको हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, एक बार मैं इसको इरेज करके, तो मैंने कहा दीज 2 फोर्स आर इक्वल बट अपोजिट,
ये क्या था आपका अपकेंद्रीय बल, जो किसके बराबर होता है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, है ना। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जो न्यू वैल्यू हमें इसमें मिलेगी वो कितना होता है, उसका वैल्यू जो होगा वो तो आपका इसमें एम वी स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या कहा था इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन उन वृत्ताकार कक्षकों में घूमते हैं जिनके लिए क्या होता है, कोणीय संवेग का मान NH/2 के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उस समय उस पर दो फोर्स कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे के बराबर लेकिन अपोजिट होते हैं। इसलिए वह क्या करता है, एनर्जी का लॉस नहीं करता, उस टाइम एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, सिर्फ उन वृत्ताकार कक्षकों में ही घूमता है, जो किसके इक्वल होता है, एम बी स्क्वायर इजिकल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो वैल्यू होती है अपकेंद्रीय बल दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन कुछ वृत्ताकार कक्षकों में घूमता है। लेकिन जो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल था ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। ये सिर्फ किसके लिए है, ये एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, हाइड्रोजन जैसे दूसरे परमाणु होंगे उनको, उनके इमिशन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन कर पाता है। तो इसकी कुछ मेरिट थी। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम कैसे समझेंगे उसको, सच एज हाइड्रोजन, हीलियम प्लस लिथियम 2+, इनके जो इमिशन स्पेक्ट्रम होंगे उनको एक्सप्लेन कर पाती है बट नॉट एक्सप्लेन इमिशन स्पेक्ट्रम किसके, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उनके इमिशन स्पेक्ट्रम को ये बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब कुछ और भी लिमिटेशन था इसका, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था। दूसरा लिमिटेशन हम क्या पढ़ते हैं इसमें कि ये जो एक्सप्लेन कर पाती है किसको नहीं कर पाती, ध्यान रखना, ये है जीमैन इफेक्ट और दूसरा स्टार्क इफेक्ट, जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट नॉट एक्सप्लेन जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अब जो जीमैन इफेक्ट होता है ये स्पेक्ट्रम को बताता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। किसके बारे में बताता है, स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र होगा उस पर जो स्पेक्ट्रम दिखाएगा उनके बारे में एक्सप्लेन करता है जीमैन इफेक्ट। लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया बोहर का एटॉमिक मॉडल। और जो स्टार्क इफेक्ट होता है ये स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में। तो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। लेकिन जो ये एटॉमिक मॉडल था बोहर का, इसके थ्रू हमें पता चल जाती है किसी भी एटम की रेडियस। तीन चीजों को एक्सप्लेन अच्छे से कर पाया बोहर का एटॉमिक मॉडल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो ये सब इंफॉर्मेशन है इनको हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस लेक्चर में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे हम एटॉमिक रेडियस, उसकी वेलोसिटी और उसकी एनर्जी को डिफाइन करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद आने वाले लेक्चर में।